Welcome, Colonel Priti Srivastava, Thank you very to much, our sir. to our podcast on helicopter accidents in India. Sir, thank you. It's going Thank to you. be a very interesting, interacting podcast. And before I start the podcast, हम शुरू करने से पहले आपके बारे में दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे. पक्का सर, आप क्या, वो तो आप जानते ही मेरे बारे में सब चीज़. नथिंग मच मोर देन दैट. नहीं, You can मैं go तो ahead, sir. मैं तो जानता हूँ. मैं तो आपको आई डेयर से दैट आई नो यू बेटर देन एनीबडी एल्स. Exactly, sir. 1982 से हम लोग एनडीए से लेकर अब तक Yes, we have हाँ, been together. जगह जगह एक साथ सर्व किए हैं. हाँ. और फ्लाइंग कोर्स साथ में किया है. सोमालिया में यूएन मिशन में साथ में रहे हैं. एविएशन डायरेक्टरेट में भी साथ में नौकरी की है. और अभी एक ही कंपनी में फिर से फ्लाइंग कर रहे हैं. हाँ. तो लेकिन दर्शकों के नॉलेज के लिए मैं आपको आपके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ. प्लीज सर. कर्नल श्रीवास्तव ने जो यूएस में एक कोर्स किया था, उसमें उन्होंने इतने मार्जिन से टॉप किया था कि अमेरिकन भी स्तब्ध रह गए थे. जरा बताएंगे उसके बारे में. सर ऐसा था, इट वाज अ कोर्स ऑन टैक्टिकल कोर्स ऑन आर्मी एविएशन. जो कोई वहाँ पे कमांडर बनने जाता है, जो कमांड करने जाता है टू हिज एविएशन यूनिट, उसके लिए एक कोर्स होता है. इट इज़ जस्ट डन बिफोर द कमांड. So they actually teach you the tactics of all the inventory helicopters which they've got, how they are utilizing it in their are going to utilize in the battlefield. Like Kiowa Warrior हो गया उनके पास. Then they had this Black Hawk, Chinook, Apache, Alpha model, Delta model. तो ये सब जहाज के how to tactically they employ it. नहीं, आप तो नहीं, आप तो चेतक चीता उड़ा के गए थे और जो है उनको फोर्स स्टॉप कर लिया. I had the advantage because I had a lot of practical knowledge of being in the operation. Whereas the Americans, they were not very clear of, because they had not seen many operations at that level. So I had seen operations here I was in Nagaland, thereafter in Siachen Glacier. Everywhere I had seen all these operations. Somalia में हमारे साथ. Somalia. So I had seen these practically all these operations. And there we are not actually flying, ऐसी flying नहीं होती कि आप by the book कर रहे हो. इतने ज़्यादा डिफरेंट वो आते रहते हैं, सिनेरियोज आते रहते हैं, तो तुम्हारी प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो इट इज़ नॉट देयर इन द बुक्स एनीवेयर. बट देयर द अमेरिकन्स वर फॉलोइंग द बुक्स टोटली. द वॉर आफ्टर दैट, आफ्टर आई डिड दैट कोर्स, दे गॉट इन्वॉल्व इन इराक एंड अफगानिस्तान एंड ऑल दैट थिंग आफ्टर दैट. So there the pilots gained a lot of experience. But before that, when I was doing the course, they didn't have much of practical knowledge. So whenever we are talking of tactics, we go on practicality on ground, how to utilize this, and out of the box solution निकालने पड़ते हैं. आप कोई लड़ाई के मैदान में किताबी तरीके से काम नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन बदलती रहती है और आपको जो है उसके हिसाब से. तो that advantage I had. So whatever I used to write, people were shocked कि how come he is giving this such solutions, which were very practical solutions. जब उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया तो सही पाया. एंड दे वर टॉकिंग सम वही है सर, लाइक बिनाका का नया नाम सिबाका एंड वॉट एवर यू कॉल इट. वो वही जैसे हमारे फौज में होता है एप्रिसिएशन, दे कॉल इट MD-MP. दे पुट लॉट ऑफ अटेंशन ऑन प्रोसेसेस. अननोइंगली वी आर ऑल्सो फॉलोइंग द प्रोसेसेस एवरीवेयर, बट वी डोंट पुट इट डाउन इन राइटिंग देयर. बट इफ यू सी एनी वेस्टर्न कंट्रीज रेगुलेशन कि आपको एक कार कैसे चलानी है, तो उसके लिए एक प्रोसेस बना के दिया होगा. हम लोग भी वही कर रहे हैं, लेकिन उसको लिखते नहीं हैं. तो वो लोग ये रिजिडिटी में आ जाते हैं. वहाँ पे वो लोग MD-MP कहते हैं, मिलिट्री डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जो हम एवरी डे वी आर डूइंग इट. नो डाउट इट इज़ अ वेरी गुड प्रोसेस. सो आई हैड दैट एडवांटेज बिकॉज प्रैक्टिकली हमने खूब काम किया हुआ था. सही बात है. उसके बाद आप यहाँ पर आर्मी एविएशन डायरेक्टरेट में एग्जामिनर थे और ग्रेडेशन इवैल्यूएशन बोर्ड के मेंबर थे. तो सारे पायलट जो आर्मी एविएशन में उस समय थे, सबके आपने टेस्ट लिए हैं और अलग अलग टेरेन में फ्लाइंग की है. तो आपके इतनी जो वास्ट एक्सपीरियंस है, उसमें आपने क्या पाया कि हमारे यहाँ जो प्रोसेसेस हैं और कैसे हैं? आई विल टेल यू वन थिंग कि द बेस्ट लर्निंग प्रोसेस वाज एज एन एग्जामिनर. आई रियलाइज दैट आफ्टर फ्लाइंग सो मच, I was posted in Siachen Glacier, and from there I got posted to Army headquarters as an examiner. To my shock, I realized that after doing all this flying in Nagaland, Northeast India hills, then in Somalia, then in Siachen Glacier, the pinnacle of all helicopter flying,
was in Siachen. Yes, where you are landing at 22,000 feet, where the helicopter is not designed to land, but we are still doing our everyday task was being done. But when I came as an examiner and flew with thousands and thousands of pilots on a very regular basis in different terrain, in different times, night flying, day flying, instrument flying, all those things, that is the time was the best learning for me. The best learning for a pilot is when he observe the other pilot doing mistake. And मेरा टास्क ये था कि उसकी गलतियां निकालना. तो गलतियां तभी निकाल सकते हैं जब आप अच्छी तरह उसे ऑब्जर्व करें. तो दैट वाज द बिगेस्ट लर्निंग फॉर मी. एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स माई फ्लाइंग एक्चुअली इम्प्रूव. लॉट ऑफ थाउजेंड ऑफ थिंग्स आई रियलाइज कि भाई आई एम ऑलरेडी एग्जामिनर एंड आई कैन नॉट डू दिस, आई कैन नॉट डू दैट. ऐसे नहीं चलता है सर. वहाँ पे मेरे को हर एक पायलट को अच्छी तरह जज करना था कि ये कैसा कर रहा है, एंड देन ग्रेड करना था उसको, जो बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है. भाई जो आदमी सालों साल से जहाज उड़ा रहा है, हर जगह उड़ा चुका है, वो लड़ाई के मैदान में उड़ा चुका है. अब बताइए और पवन में वो पायलट मेरे सीनियर है, जूनियर है, वहाँ उड़ा के अब मेरे को आई हैड टू चेक ग्रेड हिम एज पर कि व्हाट लेवल ही इज इन आर्मी एविएशन. दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क. उसके लिए यू हैड टू ऑब्जर्व एवरी वन वेरी केयरफुली एंड टेक नोट्स. इट इज नॉट दैट कि हम बॉस बैठे हैं और चलता है काम. नहीं, इट डजंट हैपन दैट वे. आपसे सीनियर ऑफिसर्स थे, सीनियर पायलट्स थे, बिल्कुल जूनियर भी थे, पूरा स्पेक्ट्रम था पायलट्स का. एक बड़ा अच्छा एग्जांपल बताता हूँ आपको सर. एक बार क्या हुआ, नासिक जो मैं कमांड भी किया बाद में, जो स्क्वाड्रन, नासिक इज द बेसिक ट्रेनिंग स्क्वाड्रन ऑफ आर्मी एविएशन. वहाँ पे पायलट को जो विंग मिलता है यहाँ पहनने के लिए कि अब वो पायलट बन गया है, वो वहीं पे मिलता है. आफ्टर एयरफोर्स से ट्रेनिंग करके फिर वहाँ आर्मी में ट्रेनिंग कंप्लीट करता है, तब जाके उसको विंग मिलता है. यस, वी गॉट इट फ्रॉम देयर. तो हमारे को क्या काम था एज एग्जामिनर, दैट एवरी कोर्स विच इज पासिंग आउट, जस्ट पासिंग आउट से कुछ दिन पहले हमें जाना पड़ता था और चेक करना था कि कोर्स का स्टैंडर्ड क्या है सारे पायलटों का. मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि मैं पायलट को सीधे पहले यही चलता रहता था कि पायलट को, जो पायलट नहीं परफॉर्म कर पा रहा है उसको ग्राउंड करो, वापस भेज दो कि वो विंग नहीं ले सकता है. तो मैंने रियलाइज़ किया अपना, वही मेरा आदत वही डेटाबेस बनाते रहने का. मैंने देखा कि कुछ पायलट एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर के ही खराब हो रहे हैं. मेरा ये मानना था कि भाई अगर पायलट परफॉर्म नहीं कर रहा, चलो उसकी गलती मान लेते हैं, लेकिन भाई उसका जो इंस्ट्रक्टर जो सिखा रहा है, क्या वो उसके पास इतनी ताकत है, दम है, उसमें इतना गुदा है कि वो उसको सही समझा पा रहा है कि नहीं. तो मैंने एक चीज़ शुरू की वहाँ पर, जिसकी वजह से मेरे को बड़ी गालियाँ पड़ी सभी से. दैट इफ अ pupil is not performing up to the mark, first I have to check out on his instructor. Is he capable of giving good instructions? So I actually downgraded few instructors there, and then people were after me. But we had to take all these steps because we cannot. This was a very funny story, which everyone appreciated later. Ki this was a very bold step you have taken. So I have been known for doing all these things. Okay, so army journey finished after about 22 years of service. Yes, sir. Okay, 22 साल करने के बाद में, फौज की नौकरी करने के बाद में आप सिविल एविएशन में आ गए. Yes, sir. आपने 407 पर एग्जामिनरशिप ली, सिंगल इंजन. उसके बाद 109 ग्रैंड पे एग्जामिनरशिप ली, और आप AAIB के मेंबर भी हो, जो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा बनाई गई है. Sir. और आप 109 हेलीकॉप्टर के इंडिया में जो है क्या इंडस्ट्री एक्सपर्ट होता है. एक्सपर्ट हैं, हाँ. जो DGCA सर ऐसा से अपॉइंटेड होता है कि DGCA में हर हेलीकॉप्टर, कई तरह के हेलीकॉप्टर हैं मार्केट में, पर हर पे क्वालिफाइड पर्सन DGCA में पोस्टेड नहीं हो सकता है. करेक्ट. बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उतना स्टाफ नहीं होगा. अगर 20 तरह के हेलीकॉप्टर इंडिया में घूम रहे हैं अलग अलग मेक के, तो दे कैन नॉट हैव सो मेनी 20 पीपल employed in DGCA for industry experts. So what they do, they select few examiners who are there in the market, who have got experience, and they carry out an interview and a small training capsule for them, that what as a regulator is expected out of you. तो ये होता है. तो उसके बाद वो इंडस्ट्री एक्सपर्ट बनाते हैं. और जब कभी उस जहाज़ के कोई डॉक्यूमेंटेशन में कोई कंपनी आपने जैसे ऑपरेशन मैनुअल है ये सब बना के देती है, तो वो हमारे पास आता है कि उसकी टेक्निकलिटी चेक करने के लिए. करेक्ट. और उस जहाज के साथ कुछ भी अगर आगे पीछे है, तो दे हैव नॉमिनेटेड इंडस्ट्री एक्सपर्ट. और इट नॉट नेसेसरी दैट फॉर वन टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट ओनली वन इंडस्ट्री एक्सपर्ट विल बी देयर. देयर आर अबाउट 5-6 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स, बिकॉज इफ आई एम हियर, बिकॉज इट इज अ डुअल टास्क दैट आई एम फ्लाइंग फॉर अ कंपनी कॉमर्शियली इन्वॉल्व इन अ फ्लाइंग ऑपरेशन. नाउ सपोज आई एम हियर इन दिल्ली बेस्ड,
एंड समथिंग इज रिक्वायर्ड इन बॉम्बे बेस, सो दे विल हैव दैट, बॉम्बे में भी कोई ना कोई पायलट इस तरह का होगा। करेक्ट। तो दैट इज द टास्क। एंड AIB तो इज वेरी इंटरेस्टिंग। AIB एज ऑर्गेनाइजेशन, AIB कहते हैं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया, विच इज डायरेक्टली अंडर चीफ मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, and they have got their own DG, and with this organization any air accident taking place, इनका काम है उसको इन्वेस्टिगेट करना और उससे निकालना कि व्हाट वर द कॉजेज, गलतियां क्या हुई हैं, हाँ रूट और उनका कॉज क्या सुधार था, क्या है। हाँ, और उससे सुधार के लिए रिकमेंडेशन देना। हम्म, तो उसमें जब कभी हेलीकॉप्टर का एक्सीडेंट होता है तो उन्हें हेलीकॉप्टर एक्सपर्ट चाहिए होते हैं, तो मेरी सहायता लेते हैं वो लोग, एंड दे कॉल मी अप as an expert to give. At times they also make me presiding officer and member in the court of inquiry. इसीलिए तो हमने आपको बुलाया है सर हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हाँ, इंडिया में जो हो रहे हैं नहीं तो उनके बारे में बात करने के लिए that is आपसे very अच्छा आदमी interesting. कौन मिलेगा Sir, हमें। that is very interesting. क्योंकि when if you are flying and you get involved in these type of things also, your thought process changes totally, because you get into the thought process of how he has gone wrong, where he has gone wrong, so you automatically start becoming a safer pilot. That is what all add-ons are there with me. अभी हम एक जरा इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जब फ्लाइंग इन्वायरमेंट कैसा होता है, और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग के एक्सपीरियंस से भी कुछ बातें करेंगे। सर हम लोग सोमालिया में फ्लाइंग करते थे, याद होगा। हाँ, और जब हम लोग पहुंचे थे वहाँ पर तो हमारे पास क्या था, चेतक हेलीकॉप्टर, और ना वाइट GPS पेंटेड होगा। यूएन, और दो ना एयरफोर्स GPS वाले थे, उनके पास जीपीएस था, हमारे पास कोई 5 नहीं, में तो हाँ, जीपीएस था ही नहीं। हाँ, और वहाँ पर तो जैसा लगता था कि वो फॉर्नबरो एयर शो चल रहा है। कुछ भी नहीं था सर। तो और उनके सारे जहाज दुनिया भर, दुनिया भर के सारे जहाज वहाँ पे ATC थे। कहाँ था, वो सी के अंदर एक एयरक्राफ्ट कैरियर हमारा एयर ट्रैफिक कंट्रोल होता हाँ, था, जिसको हमने कभी देखा ही नहीं, मोगादिशु में लैंड करते हुए। करेक्ट। तो वहाँ पर इतने तरह के हेलीकॉप्टर उड़ रहे थे, हेलीकॉप्टर भी थे, फिक्स्ड विंग भी थे, और जो कि ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, फाइटर थे, फाइटर्स भी थे, सब चीज़ तो थे। ये सब उड़ रहे थे। और वहाँ पर कोई जो जैसे हमारे यहाँ अमेरिकन FIR थे, है, कोई पाकिस्तानी एयर थे। कंट्रोल, हाँ, एयर स्पेस कंट्रोल कोई अथॉरिटी नहीं थी। हाँ सर, सो सारा एयर स्पेस तो हम लोग खुद कंट्रोल कर रहे थे। इनफैक्ट ये था, वी वर गिविंग दोज एनोनिमस कॉल्स के फॉर so and so taking off from so and so for so and so maintaining so and so, just and all that, announcing so that anyone who is flying that area knows. Exactly. And सबकी लैंग्वेजेस अलग अलग थी, सबकी नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो है किसी की सबका ज़्यादा टोन थी, अलग था। नॉन इंग्लिश स्पीकिंग भी थे लोग जो है वहाँ पे, जो कि थोड़ी अंग्रेजी जानते थे। इसके बावजूद भी वहाँ पर कोई किसी भी तरह के मुशायब, किसी भी तरह के इंसिडेंट भी नहीं हुए। तो काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पायलट्स पर भी होती है। होता है सर। देखिए ऐसा है कि हेलीकॉप्टर फ्लाइंग और प्लेन फ्लाइंग में बहुत ही बड़ा फर्क होता है। प्लेन का जो पायलट होता है, जो वी कॉल इट फिक्स्ड विंग पायलट्स, ओके, फिक्स्ड विंग पायलट्स एक्चुअली टेक ऑफ फ्रॉम अ रनवे एंड always fly in a controlled airspace. Controlled airspace means that someone is controlling them throughout in the air. Correct. That someone is directing them. कोई radar लगा है, there is something, some radar is there, or the radio call is going, or they have got specific instructions कि इस रूट पे जाना तो इतने हाइट पे जाना है, इतनी स्पीड मेंटेन करनी, सब कुछ उनके लिए बाय द बुक चल रहा होता है। हाँ, उसकी पोजीशन भी नोन होती है किसी एजेंसी, चाहे वो टेक ऑफ करता है, वहाँ पे आप रनवे अवेलेबल है, और जब लैंड करता है वहाँ इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम अवेलेबल है, वहाँ पे व्यूअर अवेलेबल है। वहाँ हेलीकॉप्टर में ऐसा कुछ नहीं है। Correct. वहाँ पे एक पायलट जो जहाज को कंट्रोल कर रहा है खाली, बट वो कैसे कंट्रोल कर रहा है उसको बहुत लोग बताने वाले हैं और बहुत लोग उसको मदद करने वाले हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर में देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। हेलीकॉप्टर गोज टू अननोन प्लेसेस वेयर देयर इज नो लैंडिंग स्पॉट, कोई रनवे में नहीं बना है, यहाँ तक कि हेलीपैड भी कई बार नहीं बना होता है। हेलीकॉप्टर इस्तेमाल क्यों होता है? VIP लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे प्लेन नहीं जा सकता वहाँ ले जाने के लिए। खेत खलियान में उतरते हैं हम लोग, उसके या कहीं आपदा आ गई हो, देयर हैज बीन सम कैटास्ट्रॉफी समवेयर, यू गो देयर एज टू मेडिकली इवैक्यूएट पीपल एंड बेसिकली इट इज हिल्स एंड ऑल वेयर द रोड ट्रांसपोर्ट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, सो हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड एंड इन हिल्स मेकिंग अ रनवे इज वेरी डिफिकल्ट। बाढ़ के समय कभी हम छत पे लैंड करते हैं, बाढ़ हो आ गई या कुछ, ऑल नेचुरल कैलामिटीज। So with that as a background, the helicopter pilot himself is everything. Now he is a controlling person. He has to find out what is the landing spot. He has to find out what is the actual and weather forecast and all. ऐसे रिमोट जगह की जल्दी मिलती भी नहीं ठीक से। आजकल तो सैटेलाइट आ गई, थोड़ी इम्प्रूव हो गई है, और आप एक GPS के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड देख के पहुंच जाते हो वहाँ पे।
Now you are flying there with a GPS latitude, whether you are going to land or not, whether there are obstructions or what is your weight, what is the wind, what is the weather like, everything, temperature कैसा है, सब कुछ मिला जुला के one man is making all the decisions. Correct. And then on to top it up, you have got commercial pressures. Commercial pressure like VIPs are sitting there, or there will be some medical evacuation, medical emergencies there. You Time have to bound. do it. Time And bound. most of the pilots being ex-military, so there is a mindset, mission accomplishment wala. Now that becomes a big problem for all helicopter pilots. 90%. Or mostly helicopter training academy, there is no training academy in India. There, I think one has come up now. One was there earlier, which closed down because of lack of resources and pilots available. HAL Bangalore used to run one academy. I am Now- alumni of that. Totally academy. Now, Ola has opened up one, Correct. but we don't have. So basically, all the helicopter pilots who are learning flying or experiencing, gaining a lot of experience in helicopter flying in India are either they get basic training done abroad, US में, Australia में, anywhere, or Europe में somewhere, and come to India. Then they are flying with these senior ex-military pilots. Now that mindset keeps coming up. कि भाई mission accomplishment, which in my thought process in civil it is not very good, because as some old senior pilot of mine told me, there is no peacetime mission which cannot be flown another day. If we follow this, 90% of the accident will be reduced. That is my thought process. Absolutely. And we start giving more weightage to the pilot. Keep him more informed, better informed, make him more responsible. And as pilot also we have to feel more responsible about it. ये मेरा मानना है कि tried, and we have to spend lot of time in learning the technicalities of the equipment very well. Not only equipment, technicalities of weather, technicalities of the terrain around, and with today with the technology improving day in and day out, you got synthetic vision. Like lot of accidents have taken place that in bad weather people have gone and hit a hill. I'm not able to understand why these things happen. First of all, what was the reason to go in bad weather in that area? We have to learn to say no to things. So we'll come to that decision making little later. Sir. But one thing which comes to almost everybody's mind: single engine versus twin engine. Twin engine. Okay. Now I'll give you from my example. Like since you have flown 407 and 109 single engine for quite some time, been examiner also, and 109 also. मेरी जो ट्रेनिंग हुई सबसे पहले सिर्फ 15 घंटे मैंने जो है श्वाइजर पे उड़ाया सिंगल इंजन, सिविल फ्लाइंग की बात कर रहा हूँ, मिलिट्री में तो सिंगल इंजन ही उड़ाया था। और हम गए ट्रेनिंग के लिए दुबई। तो वहाँ पे जाके जब हमने ट्रेनिंग की तो जो वियतनाम वार के जो वेटरन पायलट्स थे उनके साथ ट्रेनिंग की, तो वो बड़ा खुश हुए पायलट, वो इंस्ट्रक्टर्स कहते हैं हाँ सिंगल इंजन टू ट्विन, नाउ यू हैव द लग्जरी। मैंने बोला कहाँ की लग्जरी इतने सारे तो जो है आपके गेजेस हैं, इतने सारे कंट्रोल्स हैं, इतने सारे गेजेस हैं, ये तो मेरा ऐसे ही दिमाग खराब हो गया, जहाज उड़ाऊंगा कि ये सब देखूंगा। सो ही पुट अस एट ईज एंड सेड कि सी रिमेंबर वन थिंग, हियर यू हैव टू इंजन्स, व्हाट वर यू डूइंग इन सिंगल इंजन। आप जब फ्लाइंग कर रहे थे, ऑफ कोर्स दैट वाज इन इंग्लिश, तो आप जब फ्लाइंग करते हो सिंगल इंजन में तो क्या देखते हो, फोर्स लैंडिंग फील्ड्स, one to and that one that, because you never know that single that one engine that you have, it fails, you have to do auto rotation and to reach the correct place safely. He said ki, so that condition in twin is OEI, one engine inoperative. One engine inoperative. So that one engine of that single engine failed, even then you have another engine and you're flying safe. So don't worry even in OEI condition. So that was the thing which was instilled in our mind when we converted from single to twin. So we were given to understand that twin engine is very safe. लेकिन जब आप एक्सीडेंट इंसिडेंट के वक्त देखते हैं तो मामला कुछ दूसरा ही दिखता है। लेट मी टेल यू, सिंगल इंजन और ट्विन इंजन में खाली एक ही फर्क है, एक इंजन एक्स्ट्रा है, बट इन हेलीकॉप्टर लेट देयर मेनी मोर थिंग्स व्हिच कैन फेल. You got one main rotor blade which is rotating on top. Then you got one tail rotor blade rotating there. Rest of the systems are there, and engines are giving power to them. Correct. So if you have one engine failure, and remember one thing,
the power to weight ratio of an engine is poor always. If an engine generates 1000 kilonewtons of torque, and if two engines generate 1500 kilonewtons of torque, the weight of two engines will be double the weight of one engine. Correct. So you are gaining only 500 kilonewton, but the weight has gone, penalty has gone twice. You remember one thing you know, that whenever you said auto rotation, whenever engine fails, the helicopter comes right. वो फिरकी उड़ाते हैं ना हम लोग बच्चे, जो ऊपर उड़ाते हैं, जाती है गोल घूमती रहती है, धीरे धीरे जाती है, घूमना रुक जाता है तो धड़ कर नीचे गिरता है. दिस इज व्हाट ऑटो रोटेशन इज ऑल अबाउट. करेक्ट. जो इंडिया गेट पे सब उड़ाते रहते बच्चे. गुड. यही शायद कुछ लोग पूछते हैं कि ऑटो रोटेशन क्या होता है. यही होता है सर. सबसे अच्छे जब तक वो फिरकी घूम रही है तो धीरे धीरे आ गया हेलीकॉप्टर नीचे, लेकिन उस पे है वो जो ऊपर पंखा जो घूम रहा है, नीचे हवा जा रहा है. जैसे आप नॉर्मल पंखा लीजिए, उसमें अगर हवा चलाइए, बच्चे लेके भागते नहीं है गोल घूमने वाला. अगर मैं उसको लेके भाग रहा हूँ तेजी से तो हवा लगती है तो घूमता रहता है. वैसे जब हेलीकॉप्टर नीचे आ रहा है तो नीचे से हवा ऊपर जा रही है, पंखा घुमाती है, जो जो पंखा गोल गोल घूम रहा होता है, हम नीचे जमीन के पास आके उसका एंगल बढ़ा देते हैं ब्लेड का, तो रुक जाता है नीचे आना और रुक के लैंड हो जाता है. इसको ऑटो रोटेशन कहते हैं. करेक्ट. अब ये सोचिए कि आपका सिंगल इंजन जहाज है, उसका इंजन फेल हो जाए तो उसका वजन ऐसे ही कम है, वो 1500 किलो का है, वो आराम से धीरे धीरे आ जाएगा नीचे. लेकिन यही आपका ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर है जिसका इंजन फेल हो जाए, साले खुद ही का वजन इतना 3000 किलो है. तो नाउ 300 kgs कमिंग डाउन विद द सेम रोटर डायमीटर, 11 मीटर रोटर डायमीटर था. सब ये लाइट ट्विन्स एंड सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट. Because there is more technicality to it. Why it cannot be increased more than 11 meters? Because that supersonic speed and thing like that. Lot of technicalities, but I will not cover it here. But ये problem है. तो personally I feel that single engine much more safer than a twin engine helicopter. Correct. ये मिसनोमर है लोगों की, इसलिए हम क्लैरिफाई करना चाह रहे हैं. It is all commercial angle to it. अब बड़े बड़े नेता तो बोलते हैं ट्विन इंजन. हाँ, अगर आप सीवी पे फ्लाई करें तो बात ठीक है, जहाँ फोर्स लाइन, देयर इज नो फोर्स लाइनिंग फील्ड अवेलेबल टू यू. Correct. Then I will say okay, fly a Twin engine. But when you are not flying in sea and all, you got land below you, fly single engine, because if something goes wrong you can land actually easily. And since its weight is less, it can lift up more weight, and the pilot has got more reserve of power. Response of single engine is also faster. Sir, halka, you see that if you are driving a sports car, much better response than a truck which is heavier. So exactly, it is more maneuverable. If you lose engine of the truck, the momentum is so much, it will go and hit and break itself. Whereas a sports car, nothing much will happen. If you lose the engine, it will stop very fast. Correct. There is hardly any momentum in that because its weight is mass into acceleration, जो basic funda है sir. So again, this misnomer of twin engine is safer than single engine is slightly wrong. Single engine is very safe because with present technology, engines don't fail. Right. Now let's come to the recent accidents. अभी इतने सारे एक्सीडेंट हुए. एक्चुअली इस पॉडकास्ट करने का एक मकसद ये भी था कि हाल में ही अभी कई एक्सीडेंट हो गए, और इनके बारे में हम इसलिए नहीं बात करना चाहेंगे कि अभी तक इनकी इंक्वायरी नहीं हुई है और इस चीज़ों के बारे में हमारा बात करना उचित नहीं होगा. हम प्रोफेशनल हैं और लेट दी इंक्वायरीज टेक प्लेस, और जब वो आएगा तब हम उसके बारे में बात कर सकते हैं. नहीं, लेकिन एक चीज़ बताऊं सर, मैं ये केदारनाथ ऑपरेशन 2006 में जब शुरू हुआ था तब मैंने वहाँ उड़ाना शुरू किया था. सही. जब कोई नहीं था सर, वो अकेला मैं जहाज लेके होता था, फाटा से केदारनाथ जाता था, आता था. दिस वाज द केस आई वाज डूइंग, एंड यू वोंट बिलीव, नॉट इवन अ सिंगल, जो मेरा मानना है, अब आई माइट बी रॉन्ग, टोटली रॉन्ग, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि अभी कॉमर्शियल इतना ज़्यादा बढ़ गया है उसके अंदर, दैट professional flying has taken a back seat. Correct. And wherever such thing happens, बस there will be cut shots in. यही इन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करने के लिए हमने आज पॉडकास्ट किया है. ये क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमारे सेफ्टी को सर बता दूं, मैं उन दिनों क्या होता था, हमें हेलीकॉप्टर बैठने के लिए लोग नहीं मिलते थे. हम लोग सड़क पे खड़े होकर लोगों को डिस्काउंट ये कर करके लोगों को बिठाते थे, हेलीकॉप्टर बैठो चलो केदारनाथ ले. अभी टिकट नहीं मिलती. आज के दिन टिकट नहीं मिलता है. हुआ क्या है सर, देखिए, अब उन दिनों होता था खच्चर ऊपर नीचे जाना आने का 3000 रुपये लेता था, 1500 जाना 1500 नीचे आना, और हेलीकॉप्टर लेता 5000 रुपये एक आदमी का टिकट. अभी क्या है हुआ लेटली, खच्चर लेता 8000 रुपये और हेलीकॉप्टर का टिकट हो गया 6000 रुपया. तो क्या हुआ है, जो भी जाना चाहता है वो कहता है मैं क्यों खच्चर से जाऊँ ऊपर.
भाई जो चल नहीं पा रहा कोई नहीं। और आजकल व्हाट हैज हैपेंड आल्सो, द परचेजिंग पावर ऑफ इंडियंस हैव गॉन अप। नाउ इफ परचेजिंग पावर हैज गॉन अप, यू कैन सी बाय दिस थिंग ऑफ हाउ मेनी कार्स आर रोमिंग अराउंड द रोड। हमारे बचपन में कहाँ कार होती थी, किसी एक के पास फिएट होती थी, एम्बेसडर होती थी, हमें कार दी गई, बड़ी बड़ी बात होती। नाउ एवरीवन हैज गॉट कार। चार धाम का चार्म भी बढ़ गया है लगता है, क्योंकि पिलग्रिमेज मतलब पिलग्रिम्स बढ़ गए हैं इतने ज़्यादा, नहीं, पिलग्रिम क्यों बढ़े हैं? देखिए उसके पीछे सुविधाएं मिल रही हैं। सुविधा नहीं, लोगों के पास पैसा आ गया है, हाँ वो भी है। वो कर सकते हैं। और हाँ, वो तो है ही। आप फोन पे डीपी बनाना लोगों को अपना। कोई ऐसा नहीं आप सोचिए कि कोई वहाँ बड़े वो भाव से जा रहा है कि हम जाके, जो मैंने देखा है अपने, ऐसे श्रद्धा भाव से जा रहा है कि पूजा करना है, कि पाप धोने, ऐसा कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं है। लोग बाग चलो एक हफ्ते की छुट्टी है, कोई नहीं, चलो बच्चों केदारनाथ होके आ जाते हैं, तो ठीक है, ये सब मार्केटिंग। आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट अगेंस्ट दैट, इट शुड हैपन, बट एट द सेम टाइम द रिसोर्सेज अवेलेबल vis-a-vis the load which is coming on the helicopters is much more. Now what is happening, sir? See, everyone wants to make money. So now if the load is coming, so operator will try to cut corners. तो ये सब मिला जुला के अब देखिए इंक्वायरी तो होती रहेगी, बट ये सब चीज़ें वी कैनॉट अवॉइड दीज इश्यूज, वी कैनॉट ओवरलुक देम, दे आर देयर एंड दे आर द अंडरलाइनिंग फैक्टर्स इन एक्सीडेंट्स टू टेक प्लेस। करेक्ट। तो अभी जब हम इन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में बेसिकली जो है वो, एज यू सेड, पायलट इज द होल सोल रिस्पॉन्सिबल पर्सन फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। सो उसका प्रेशर कम करना है हमें। करेक्ट। तो अभी जो है, हाउ डज द डिसीजन मेकिंग टेक प्लेस? वो डिसीजन कैसे लेता है एक पायलट, अगर आप बता सकें। सर देखिए, डिसीजन मतलब कि एग्जैक्टली की करना है। देखिए पायलट क्या करता है, जहाज़ में लोड पड़ जाता है। देखिए दो तीन चीज़ें हैं कि पहली बात, वो जहाज़ अगर मेरे को बोला आज यहाँ से टेक ऑफ, मेनली प्रॉब्लम हिल्स में होता है। जैसे ऊपर ऊपर जाते रहते वैसा हवा की डेंसिटी कम होती जाती है। और एक तो आप जानते हैं न्यूटन का लॉ है कि जितना किलो नीचे फेंकेंगे उतना किलो उठा सकते हैं आप वजन। रॉकेट ऐसे होता है, एवरी एक्शन इज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, दिस इज व्हाट न्यूटन लॉ सेज। सो व्हाट एग्जैक्टली हेलीकॉप्टर इज डूइंग, it is throwing air down. Now you are throwing down say 100 kgs of air, you can lift up 100 kg of load. If the loaded helicopter is 3000 kgs, it has to throw 3000 kgs per minute per second air down. Now suppose the air density goes down, so the amount of air which it is throwing down, weight will reduce, so it will not be able to lift up that much of amount. So as we go higher and higher, the density keeps reducing. So what load I can lift up here at sea level, and if I go and land at 10,000 feet, the load will be much less. Correct. At times it might be half. So whenever a pilot is given a task, he plans all these things. He plans all these aspects and then only takes on this. But not only that, after he has done that, he also has one more thing. When he sits in the helicopter and starts up the helicopter, he picks up the helicopter. His gauges show exactly. Because he has calculated something. He has calculated his takeoff weight, everything. वो सारे पैरामीटर्स चेक करने के बाद में जो ग्राफ्स हैं उनके हिसाब से, कैलकुलेशन के हिसाब से उसने वो कैलकुलेशन कर दी है। These are all pre-flight planning. हाँ, लेकिन जब वो पिकअप करता है तो वो उसको देखता है प्रैक्टिकली कि क्या उतना मार्जिन है उसके पास में पावर का। टॉर्क दिखाता है सर, हर जहाज में टॉर्क दिखाता है कि कितना टॉर्क लग रहा है आपका। दैट इज पावर एग्जैक्टली। कितना पावर आपका लग रहा है जहाज को उठाने में, और कितना बच रहा है, मतलब मार्जिन है, उसका मैक्सिमम कितना अवेलेबल है आपके पास, यही बताता है वो। तो अगर दोनों में गैप ज्यादा नहीं है तो पायलट को कहना चाहिए नो। अब नाउ सेइंग नो एट दैट क्रिटिकल पॉइंट वेयर आई कॉल दिस unprecedented pressures coming on the pilot. Is commercial pressure is there, and there might be other pressure, social pressure, and social pressure means बाकी पायलट कर रहे हैं मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थिंग लाइक दैट। peer pressure, then वो कि I have to go and why could I lift up this casualty from there, or someone is sick because of me we could not go. नहीं, so see the one another old saying that you don't go for a casualty evacuation mission and don't make yourself a casualty. Correct. So these are some mature decisions which pilot has to take. So decision to say no is very important. Very important. And it should be taken dispassionately. Exactly.
बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है सर, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स Correct. एंड वी गेट कैरिड अवे। घर में भी डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ होता ही होता लो हमारे हाँ कि हम क्या ये मकान खरीदना है, ये गाड़ी खरीदनी है, उसमें डिसीजन मेकिंग में बड़ा फर्क होता है। जैसे हम गाड़ी खरीद लेते हैं, आज एक फ़ोन खरीद लाए, अरे अगले दिन नया मॉडल आ गया, ये आ गया, सर डिसीजन मेकिंग हो नहीं पाता है। अब आप कहिए व्हेन यू गो फॉर कैलकुलेशन, द डिसीजन मेकिंग इज अ big issue in every aspect of life. So, but in helicopter flying, one wrong decision making at that particular point of time can actually be very dangerous. Because we are flying in, it is not like a car कि कुछ गड़बड़ हुआ, आपने गलत तेल डाल दिया या गलत वो डाल दिया, तो you can stand on the side and open up your bonnet and stand there and wait for the mechanic to come. सर अभी एट दिस स्टेज बिकॉज दिस वी आर टॉकिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग जो है, जब पायलट को डिसीजन लेना है, लाइक यू सेड पीयर प्रेशर भी है, वीआईपी प्रेशर भी है, ये सब चीज़ें हैं। तो हम इनको थोड़ा कुछ एग्जांपल से भी देख सकते हैं। जनरल बिपिन रावत का जब जो एक्सीडेंट हुआ था, क्योंकि उसकी तो इंक्वायरी वगैरह हो गई है, हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो उसके बारे में सर देखिए उसमें थोड़ा सा प्रेशर एक तरफ और दूसरा मैं ट्रेनिंग पे जाता हूँ। द थिंग इज दैट टू मच ऑफ टेक्नोलॉजी हैज कम इनटू द हेलीकॉप्टर नाउ। करेक्ट। द वे आई विल टेल यू सिंथेटिक विजन सिस्टम एंड ऑल। Now in that particular case, what was there? They were going to land in a hilly terrain. Correct. And they were descending. They were not very clear of the hill positions where they are. Because of cloud, they could not see. They were depending totally on the visual references. Whereas now these are redundant things. Today there is a synthetic vision system, and the helicopter which they were using was Mi-17 1V version. And those 1V versions have got synthetic vision. उसमें है synthetic vision क्या होता है कि आपको स्क्रीन पे पूरा टेरेन सामने दिखाता रहता है। वो जीपीएस और ये सब प्रीवियस टेरेन पूरी मैपिंग कर ली गई है और उसको एज डेटाबेस लोड कर देते हैं जहाज में, सिस्टम में लोड होता है। इवन आपके फोन में आ गया ये सब चीज, और छोटे छोटे जीपीएस में हैंडल में आ गया, क्योंकि एक मेमोरी कार्ड में पूरा आ जाता है, पूरा डेटा आ जाता है। हम लोग तो अपने हम लोग यूज करते हैं। नाउ इफ वी ट्रेन आवर पायलट्स ड्यूरिंग क्लियर वेदर डेज, that see these are the practical hills, not to correlate all these things become difficult. जैसे आपके EVS आजकल एनहांस विजन सिस्टम आपके मर्सिडीज गाड़ी में लगा रहा है, लेकिन आपके जब हेलीकॉप्टर में लगाया तो यू विल हैव टू प्रैक्टिस इट ओवर पीरियड टाइम। हाँ नहीं, आई रिमेंबर, मुझे अच्छी तरह याद है जब यू वर द एग्जामिनर, यू वर ट्रेनिंग मी आल्सो ऑन दिस। आई कीप सेइंग जैसे कि सर देखो ये क्लियर विदम देखो, आपको ये दिख रहा है, अच्छा ये लाल दिख रहा है, ये पीला दिख रहा है, ये हरा दिख रहा है, आप सामने देखो ये हिल्स दिख रहे हैं, इतनी ऊंची हिल लाल दिख रही है, ये दिख रही है। सो अगर वेदर में कभी वैसे तो उसमें घुसना नहीं है, लेकिन अगर घुस गए गलती से हो गया पास तो आप जो है इससे ऊपर रखो, ठीक है, इसमें मत जाओ, ये डेंजरस है। सो ये वो चीज फेयर वेदर में प्रैक्टिस होना ये प्रैक्टिस, यही मैं कह रहा हूँ, ट्रेनिंग की कमी। जो नया टेक्नोलॉजी आया है उसको समझना, सर नया फोन खरीदने में हमें समझना पड़ता है कि कहाँ आइकॉन दबाएं, क्या ना करें, वो करना पड़ता है। लेकिन अगर हम जैसे बिपिन रावत सर वाले एक्सीडेंट में आई वाज फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट, और उसके थोड़े दिन पहले ही सिमिलर एक्सीडेंट हुआ था केदारनाथ में। Remember, after Apda, the one Mi-17 1V coming out in clouds, it went and crashed into the hill. Now, if you have already had one accident, why the system was not in place to teach all the pilots this? Absolutely. That is where I feel bad about. That if something has happened, don't do a lipapoti of that. Call a spade and do it correctly. If that accident was taken very seriously, this one would not have. This might have. Might not. Would not have happened तो नहीं कह सकते सर. Might have been averted. Correct. This is how seriously I think about all these things. So this is when you go into whether or do not utilize the resources, technology available. You have to learn about it. If we still feel that we are the way we were flying olden days, वही होता है। एक और कहावत में बताऊँ, सब बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं सबको ये कहता हूँ कि पीपल से क्यों पायलट की एक्सपीरियंस कैसे कहा जाता है। करेक्ट। बहुत एक्सपीरियंस पायलट है, 10 साल। आई वाज गोइंग टू कम ऑन दिस कि एक्सपीरियंस पायलट और इनएक्सपीरियंस पायलट में जो है और इसका क्या रिलेशन है। सर एक बहुत पहले मेरे बड़े सीनियर बुजुर्ग मेरे इंस्ट्रक्टर ने मेरे बताया था, देखो बेटा गधा मरते दम तक गधा रहता है, घोड़ा पैदा होते ही घोड़ा होता है। तो घोड़ा ये नहीं कि 25 साल का हो गधा 25 साल का हो गया तो घोड़ा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। But unfortunate in our profession, so a guy who is not doing, sorry to say that, I'm not pointing finger on anyone, but yes, there is a fact known. जो एक पंजाबी में कहावत है, जो लाहौर फुद्दू सब पेशावर फुद्दू, मतलब जो लाहौर में फुद्दू था वो पेशावर में फुद्दू ही रहेगा। It is not that he will change. So we have to see for these type of things
कि अगर कोई कोई इंसान, कोई पायलट अच्छा काम कर रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, ध्यान दे रहा है, और बिकॉज सर अगर कोई सोचे पायलट एक बार बन गए तो हम बड़ा जेल लगा के और रेबन लगा के चल रहे हैं, नहीं होता है ये। एवरी डे यू हैव टू स्टडी बिकॉज द टेक्नोलॉजी इन एविएशन चेंजेस सो फास्ट। आई थिंक एविएशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ टेक्नोलॉजी। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जीपीएस आ गया, हर सिंथेटिक विजन आ गया, फ्लाई बाय वायर आ गया, यू नेवर थिंक इट इज फेडेक आ गया है, इंजन कंट्रोल ऑटोमेटिक। अब थ्रॉटल की जरूरत ही नहीं रही है किसी को। नाउ द मैक्सिमम टेक्नोलॉजी influx is in aviation, and we as pilots and the engineers are counterparts, they don't keep up with the pace of technology increase. We always lag behind, and then we think that our aircraft is capable of doing all this technology चीज कर सकता है, but no, it is we who have to be monitoring everything, utilize it, utilize the capability of the aircraft। तो ये है सर। नहीं, अभी जैसे ये सारे डिसीजन जो है अभी लिए गए, ठीक है, तो ठीक है, वो प्रेशर था, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी भी था, और या नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो गया इसमें, कि ये सब है। लेकिन सर इसमें देखो एक चीज़ बताऊँ, एक प्रेशर हम खुद पर्सनल जनरेट कर लेते हैं। करेक्ट, दैट इज अनदर प्रॉब्लम। अरे सर मैं तो सीडीएस को लेके जा रहा हूँ, मैं कैसे ना कह सकता हूँ। एंड देन व्हाट वी डू, वी पुट द फ्लाइट कमांडर, स्क्वाड्रन कमांडर को एक पायलट लगा दो, उसके ऊपर और बेचारे के ऊपर प्रेशर आ जाता है, क्योंकि उसको तो बड़े बड़े ऑफिसर को आंसर करता है सीधे सीधे। कोई यंगस्टर को भेज दीजिए, कोई फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो, वो बीच में ना करके ही चला आएगा। एक हमारे बॉस होते थे, हम सबसे जूनियर मोस्ट को भेजते थे, सबसे सीनियर ऑफिसर्स को उड़ाने के लिए सबसे जूनियर मोस्ट पायलट को भेजते थे, तो उनको पता था वो कुछ मना करके आ जाएगा, खड़ा कर देगा जहाज। पहली बात, ही विल बी मच मोर सेफर, ही विल बी वेरी स्केयर्ड ऑल द टाइम। वो पहले घुमा के जहाज खड़ा कर देगा और उसे किसी लेना नहीं, मैं जवाब देता रहूँगा। तो दैट इज वन वे, बट इन दिस केस इफ यू रिमेंबर, इट इज द फ्लाइट कमांडर और स्क्वाड्रन कमांडर वाज फ्लाइंग हिमसेल्फ। वन शुड नेवर डू दैट। करेक्ट। इनफैक्ट एक और चीज़ देखिए, जैसे हम बात कर रहे थे अभी सिंगल इंजन और ट्विन इंजन का जो है, तो सिंगल इंजन वाला देखेगा लिमिटेड इक्विपमेंट है ऑब्वियसली उसके पास में, तो वो देखेगा अच्छा वेदर, क्लाउड, ये वो मना कर देगा। ट्विन वाला बोलेगा ठीक है, मेरे पास वेदर रडार है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, और फिर हम चल पड़ते हैं। सर हम लोग गलती यही करते हैं कि अगर वेदर खराब है, दीज इक्विपमेंट आर नॉट मेंट टू एंटर इनटू बैड वेदर। एग्जैक्टली। इफ बाय मिस्टेक यू गेट इनटू सच वेदर, उसके ऊपर लंबी चीज़ है सर, वेदर कैसे, बाय मिस्टेक क्या होता है, हाउ दिस ड्यू पॉइंट एंड ऑल चेंज, एंड सडनली यू आर गोइंग एंड सडनली यू गेट इनटू वाइट आउट। इट इज नन ऑफ योर मिस्टेक्स, द ओनली मिस्टेक इज दैट यू आर नॉट appreciated what is the weather change going to take place. Exactly. But your this whole thing, that these equipments are not meant to enter the weather, enter into weather and do that monkey tricks. It is basically weather avoidance. You should call it weather avoidance radar. Yes. Instead of weather radar, call it weather avoidance radar. You always remember that yes, हमको को वेदर में नहीं घुसने के लिए बनाया गया है। और कुछ भी देखो, बिकॉज आपको एक बार वेदर रडार के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, अगर आपको एक बार पिक्चर दिख रही है, वो अभी के समय में जो है वो ग्रीन है और आगे थोड़ा येलो दिख रहा है, वो येलो कब रेड बन जाएगा वो पता नहीं है। और साल के अलग अलग टाइम पे सर भगवान को नहीं पता अलग-अलग क्या ढंग से वेदर होगा कल। अभी तो बताइए कौन बता पाया आपको कल बारिश होगी? पूरा आईपीएल कैंसिल हो जा रहा है। करेक्ट। आप सुन रहे हैं, पूरा करोड़ों रुपए लग जा रहा है और आईपीएल कैंसिल हो रहा है। इसलिए बेहतर ये है कि वेदर के मामले में जो है हमें किसी भी तरह का, हेलीकॉप्टर पायलट्स को किसी भी तरह का जो है रिस्क कोई चांस नहीं सर, कोई मतलब ही नहीं है। और अगर हिल्स भी हैं तो फिर नो। हिल्स में तो कुछ, हिल्स में तो वेट का बड़ा ध्यान रखना है, वेदर ऐसे चेंज होता पता नहीं चलता है। आप शिमला में देख लीजिए, अभी कड़ाके की धूप है, सडनली बारिश होनी शुरू हो जाती है। करेक्ट। तो दैट इज हाउ हिल में वेदर चेंजेस। अब उसके लिए थ्योरी बड़ी तगड़ी है, इफ यू अंडरस्टैंड दैट। करेक्ट। वही मैं कहता हूँ, पढ़ाई ज़्यादा करनी पड़ेगी हम लोगों को। ये तो है, काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है सर। बिल्कुल। और जो हमारे जो वैसे तो हम लोग जितने भी पायलट्स हैं, हम लोग हर साल जो है वो तरह तरह के कोर्स करते हैं, CRM करते हैं, वेदर के लिए मानसून फ्लाइंग का कोर्स करते हैं, सब करते हैं। हर बार जो है इन चीज़ों को हमको बताया जाता है, लेकिन ये तो पायलट्स के लिए है। और हमारे जो स्टाफ हैं, ऑपरेशन से रिलेटेड, मेंटेनेंस रिलेटेड, बाकी लोग के बारे में जो है वो ये प्रेशर मेंटेनेंस आता रहता है चीज़ें। पर बाकी देखिए एक ध्यान है, इस पूरे हेलीकॉप्टर फ्लाइंग में या किसी फ्लाइंग में, एवरीथिंग रोटेट्स अराउंड द पिवट ऑफ पायलट। As a pilot, we have to be very knowledgeable, very disciplined people. There is no question of taking chances. There are old pilots, there are bold pilots. There are no old bold pilots. Means bold pilots do not survive to be old. Correct. So this saying goes a long way. As a pilot,
we are the fulcrum of all this safety. If we blame on anyone, it has got no meaning. Because see, a commercial guy उसने टिकटिंग करना है, उसे क्लाइंट पकड़े लाना है, वो क्या करेगा? वो तो मतलब कि 1 करोड़ का 2 करोड़ का बिजनेस ला रहा है, ही इज हैप्पी। हाँ, पायलट उड़ान रहे। पायलट उड़ाएं उड़ाएं ना उड़ाएं, नहीं मना कर दे रहे हैं हम्म, एक बार। बट आपकी और एज अ पायलट इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू से दैट ओके द कॉमर्शियल शुड नॉट, दैट इज व्हाई आई कीप harping upon, if you have got anything to do with flying, and you have seen me for so many years, correct. if you have got anything to do with flying or with operations of helicopters, you will not try to interfere into commercials at all. I to make it a point that I don't know what the commercials behind this flight. Then I am able to take correct decisions, sir, sound decisions and harsh decisions also at times. अभी हम एक और एस्पेक्ट पे बात करते हैं। एक CFIT है, सब हालांकि पिछले जो 2-3 एक्सीडेंट Control आपने flying बताया, into कंट्रोल terrain. फ्लाइंग इनटू टेरेन, ये जो है वो भी उसी का ही एग्जांपल थे। लेकिन कुछ एक CFIT एक्सीडेंट हुए हैं जो कि एक जिसमें से कि रांची में LH का हुआ था, और जो अभी पुणे से भी जो है एक टेक ऑफ हुआ था, उसमें भी जो है वो बिकॉज वो तो आप एनीवे यू विल सर देखिए CFIT ऐसा है, उसे कहते हैं कंट्रोल फ्लाइट इनटू टेरेन। इसका मतलब क्या हुआ कि जहाज वाज टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ द पायलट एंड serviceable, everything was good, but still he went and crashed into ground or into hill, anywhere, or into any Obstruction. obstruction or anything. Now see, in this it goes, CFIT is total pilot error. There is nothing like any maintenance error, because the aircraft was serviceable and you are flying. Why does this happen? CFIT का biggest reason is that as a pilot he has not planned his route well. कि what level the altitudes are there, what is MSA, there is something called minimum safe altitude. We all know it. That MSA he has not followed, he has not planned, and there is a departure technique back. And then the other point which is very important, he is not doing instrument flying very regularly. करेक्ट। Because see, we as helicopter pilot, what I call, we are trained VFR pilots, visual flight rules. that हम बाहर देख देख के उड़ा रहे हैं, जैसे कार चलाते हैं बाहर देख देख के। अभी आपको कोई बोल दे कार चलाइए खाली अंदर देख के, स्पीडोमीटर और ये देख देख के कार चलाइए, मुश्किल होता है काम अचानक। तो वही जहाज में इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग होता है, जब आपकी विजिबिलिटी कुछ चीज़ से कम है, तो अगर 5 किलोमीटर कम है तो इट इज कॉल्ड IMC, इंस्ट्रूमेंट मेट कंडीशन, मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। इन दैट यू आर सपोज टू फ्लाई द हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट लुकिंग एट द इंस्ट्रूमेंट्स ओनली। करेक्ट। आपको देखना पड़ता है ये अच्छा स्पीड ये दिखा रहा है, ये हो रहा है, इसका मतलब ये है। देयर समथिंग HSI आल्सो इसमें, हॉरिजॉन्टल सैचुरेशन इंडिकेटर। हाँ सर। तो नाउ if you do not practice it well, that one day when you are in bad visibility, अचानक नहीं आएगा ये सब चीज। करेक्ट। ये प्रैक्टिस कर करके मेक्स मैन परफेक्ट। तो अनफॉर्चुनेटली most of the helicopter pilots, they don't do instrument practice a lot. They do once for a refresher. Test. But मेरा ये मानना है कि every time when you are flying in clear weather, there are 2 pilots sitting. One pilot should look outside and say, okay, I'm keeping a safety, and the other pilot should start flying on instruments and see how well he is performing. Correct. See the behavior of aircraft with every movement of the helicopter of the instruments. एक और चीज़ है, हमारे जैसे ट्विन में तो सिंगल वाले तो जो है वेदर में वैसे भी नहीं घुसेंगे, लेकिन घुस जाते हैं तो घुस जाते हैं तो उसमें भी गड़बड़ आता है। आई रिमेंबर अपने हमारे कोर्समेट कैप्टन धालीवाल, यू नो बेटर अबाउट दैट। आई नो अनिल सिंह, 3-4 हो चुके सर केदारनाथ वैली में। हाँ, वो अनफॉर्चुनेट। सर देखिए ऐसा होता है, बैड वेदर कोई घुसना नहीं चाहता है, बट लोग ये भी चाहते हैं कि थोड़ा सा वेदर थोड़ा क्लियर है, मैं इसमें निकल जाऊंगा। बट बाय द टाइम यू रीच देयर इट इज ऑलरेडी गॉन इनटू बैड वेदर। अब नाउ इट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम फॉर ह्यूमन ईगो कि आई शुड बी एबल टू गो थ्रू दिस, और नॉट ओनली ईगो, ही इज थिंकिंग दैट आगे क्लियर होगा मामला, एक्सपेक्टिंग। बट वंस यू गेट इनटू डिसोरिएंटेशन, एक बार मैं ऐसे ही फंसा था सर, यहाँ पे घर से बिटिया कोई एग्जाम था कहीं, आई हैव टू टेक हर अर्ली मॉर्निंग, फॉग हो गया। अब कार निकाल के मैं घर से कार लेके निकल तो क्या, रोड मेरे को दिख ही नहीं रहा है। दिल्ली में जो जीरो विजिबिलिटी फॉग होती है, आप सोचिए इफ यू टू ड्राइव अ कार विद
windscreen painted white, हम्म, will you be able to drive? नो नो आप नहीं कर पाएंगे सर। तो वही होता है इन बैड वेदर, यही होता है, यू टेक अ हेलीकॉप्टर एंड सडनली यू गेट फॉग एज इफ यू कांट सी एनीथिंग। नाउ यू हैव नॉट गॉन इनटू दैट सिचुएशन एवर। देन हाउ डू यू You are used to looking at with the eyes and adjusting the helicopter bank and speed everything. अब वो चीज आपकी हटा दी गई है, अब आपको अंदर देख के करना है, you are not trained yourself for that, and that is where the whole problem takes place. करेक्ट So दो एस्पेक्ट है, first of all don't not to take chances, because taking chances in helicopter is you pay with your life or your passenger life. चलो इक्विपमेंट मशीन से टूट जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, but loss of life is big problem. नहीं, मैं अभी ट्विन पे आता हूँ। आपके पास में ऑटो पायलट है सर एंड मैं 3 एक्सेस की नहीं बात करूँ, मैं 2 एक्सेस की बात करूँ। इसमें जो है आपके पास में ऑल्टीट्यूड एंगेज कर सकते हो आप, जो है हेडिंग आप जो है ऑटो पायलट आपका जो है वो कंट्रोल कर लेगा। और जब बैड वेदर में फंसते हो आप जो है, तो जब वो मेरा एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि आपको ऑटो पायलट फुल्ली डिसएंगेज नहीं करना चाहिए किसी भी सिचुएशन में, इसलिए कि दोनों एक्सिस डिसएंगेज होने के बाद में आपका डिसोरिएंटेशन बहुत फास्ट होता है, बहुत जल्दी डिसोरिएंटेशन होता है। आप सिर्फ ऑल्टीट्यूड मेंटेन कर रहे हो, आप अगर वो एंगेज रखा है आपने, तो आप डायरेक्शन अगर सर चेंज करते हो कोई दिक्कत नहीं है। the reason behind it is this only, that your Sensory organs, sensory organs are dependent on your eyes. करेक्ट, वो नहीं है अभी। जो आप हमेशा जिंदगी भर करते रहे हो, हाँ आइज देख के आप चल रहे हो, आप कहीं रास्ते में चल भी रहे हो, सब बचाना उचाना तो ऐसे ही करते हो आप, Correct. आंख हाँ। से देखते हो उसको सेंस करते हो। आँख बंद करके चल के दिखाओ। हाँ, आंख बंद करके आप भिड़ते रहोगे हमेशा। नाउ द थिंग इज, सिंस यू आर यूज्ड टू दैट, सो लेट द ऑटो पायलट डू द जॉब। क्योंकि ऑटो पायलट हैज गॉट सम अदर इनपुट्स, it is getting from gravity, it is getting from gyroscopes and everything, or from the systems which are there, which are giving it inputs. हाँ, तो हमको शाई नहीं होना चाहिए exactly. कि उसको यूज़ करने के लिए। ये नहीं है कि वो हमारी कैपेबिलिटी को कम कर रहा है, वो हमको बात enhance- नहीं है सर, सिखलाई यही है। As per regulation, it is that it will go on autopilot. You will not take it manual. Correct. But unfortunately, most of the helicopter pilots have flown all their life manually. हाँ, so वो डिसएंगेज So करके they find it very comfortable कि यार गड़बड़ हो गया, मैं खुद उड़ा देता हूँ। नाउ आई कम टू दैट रांची एक्सीडेंट आल्सो। अच्छा, हाँ। एएलएच में आपके पास में 4 एक्सिस ऑटो पायलट है। Exactly. Everything is अगर आपके एयरक्राफ्ट में इमरजेंसी हो गई है, छोटी इमरजेंसी बड़ी इमरजेंसी जो भी हुई है, 2 इंजन में से 1 इंजन भी चला गया है, तो भी इफ द एयरक्राफ्ट इज मेंटेनिंग हाइट, सब कुछ बाकी सब ठीक है, कोई आग नहीं लगी है, आप ऑटो पायलट पे उसको लगा दीजिए, फिर आप उसको फिर उसमें आप आरएफएम खोलिए, कुछ भी करिए इवन इफ सारे और इंजन चले वापस गए चलिए। हैं, हाँ, सारे इंजन चले गए हैं, तो ऑटो पायलट पे ही ऑटो रोटेशन कीजिए। करेक्ट, कम से कम वो आपको बिल्कुल, डिस्टेबल सीधा तो लेके रखेगा, आएगा। हाँ, सीधा रखेगा। हाँ, जहाँ हाँ, रांची एक्सीडेंट क्या हुआ सर? तो उसमें जो है बजाय उसको ऑटो पायलट को एंगेज करके इमरजेंसी देखने के लिए वो डिसएंगेज कर दिया, क्योंकि वी फील दैट्स व्हाट यू सेड ना, कि हमको बड़ा कंफर्टेबल लगता है जब सब कुछ हमारे कंट्रोल में होता है। आप उसको डिसएंगेज करके फ्लाइंग करने की कोशिश करो, आपको पता ही लग रहा है कि आपका बैंक कितना हो गया, उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई, तो आप एंड देन उसका टाइम कम बचता है। और एक्सीडेंट होने में मिनट भी नहीं लगता, सेकंड्स लगते हैं। अभी देखिए सेकंड, ये जो क्रैश हुआ 30 सेकंड, हाँ, 30-32 सेकंड में जो है एयरक्राफ्ट स्टेबल कंडीशन से बिल्कुल क्रैश हो गया। तो ये कितना होता है? ये कुछ नहीं होता है। तो हमारे पास अगर जो है एक फैसिलिटी अवेलेबल है तो उसको हमको यूटिलाइज़ करना चाहिए, किसी भी हेलीकॉप्टर में जो भी ऐसा अवेलेबल है, और उसको अपने से फ्लाइंग करने की कोशिश उस समय नहीं करनी चाहिए। बाद में जब सब सिचुएशन कंट्रोल हो जाए तो भले आप कर लीजिए। और टेरेन अवॉइडेंस तो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप जब हम लोग का हेलीकॉप्टर क्लियरेंस जब देता है, दिल्ली एटीसी या कोई भी एटीसी जब देता है, तो एलिवेशन कंट्रोल और वो टेरेन अवॉइडेंस तो हमारी जिम्मेदारी है। वो एटीसी हमको वो नहीं देती है, क्योंकि वो फैसिलिटी उनके पास नहीं है हमें देने के लिए। फिक्स विंग को करते हैं। नहीं कि उनका एक पर्टिकुलर पाथ होता है, हेलीकॉप्टर कोई स्पेसिफिक पाथ नहीं होता ना, कहीं लेफ्ट राइट जाता रहता है। एग्जैक्टली। अभी हमने ये सब चीज़ें तो काफ़ी डिस्कस कर ली। हेलीकॉप्टर ऑपरेशंस एज सच के सिंस योर एक्सपोजर हैज़ बीन वास्ट, यू नो ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ हेलीकॉप्टर फ्लाइंग। हमारे यहाँ इंडस्ट्री में हेलीकॉप्टर का ग्रोथ मुझे कोई खास दिख नहीं रहा है। सर देखिए ऐसा है, देखिए कॉस्ट ऑफ हेलीकॉप्टर वीजा वी यूटिलाइजेशन में बहुत बड़ा अंतर है।
अब now you go and buy a fixed wing aircraft with 8-seater. It will cost you about say 30 crore, 40 crore in the market. You buy a 5-seater helicopter, it will cost you 60 crores. Now the thing is, this is the cost difference. एंड आवरली कॉस्ट वही same है sir. नहीं, आवरली The कॉस्ट equipment cost is more, so every component is expensive. And you know, in all flying machine, every component has got life in terms of hours, how many hours it has been used. So our maintenance cost बढ़ जाता है. करेक्ट. Now for a 5-seater helicopter, if you end up spending 60 crore or so, now utilization में cost of capital इतना ज़्यादा हो जाता है कि क्या वो पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है. देखिए अपनी गाड़ी तो आप मर्सिडीज खरीद सकते हैं, लेकिन जब टैक्सी में खरीदते हैं तो आपको स्विफ्ट डिजायर ही चाहिए. क्योंकि भाई कितना आप पैसा लगा रहे हैं और कितना उससे प्रॉफिट आ रहा है, रिटर्न आ रहा है. ओके, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI जो कहते हैं. तो नाउ हेलीकॉप्टर बीइंग एक्सपेंसिव एंड द यूटिलाइजेशंस बीइंग वेरी एक्सपेंसिव, नाउ दैट pyramid of how many people, base of the pyramid, that how many people can actually use it is very minimal. You only aim for the top notch of pyramid where people. This is one aspect, commercial aspect. Now the second aspect is the regulatory aspect. आप हेलीकॉप्टर को हेलीकॉप्टर की तरह नहीं, आप हेलीकॉप्टर को प्लेन की तरह इस्तेमाल करेंगे तो गड़बड़ जाएगा मामला. करेक्ट. अब अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे देश में क्योंकि हेलीकॉप्टर बाद में आया और फिक्सिंग पहले थे, तो प्लेन के हिसाब से सारे रेगुलेशन बने हुए हैं. अब कोई ये तैयार नहीं होता कि हेलीकॉप्टर, बॉम्बे में थोड़ा बहुत किया इन्होंने, नया रूट दे दिया, नया किलो रूटिंग वगैरह बॉम्बे की जो है. अब आप आज के दिन में दिल्ली से गुड़गांव जाना चाहें, दिल्ली एयरपोर्ट से गुड़गांव में कहीं लैंड करना चाहें, तो आपको पहले जाना पड़ेगा नॉर्थ, साउथ, 30 माइल कहीं पार करके फिर बाद गोल घूमते हुए आइए. जो आपकी 5 मिनट की फ्लाइट होनी थी वो आपकी 35-40 मिनट की फ्लाइट हो जाएगी. अब ये कहाँ से, क्योंकि फिक्सिंग वाला रूल फॉलो कर रहे हैं कहानी. तो ये सब चीज़ें सर, ये 2-3 चीज़ें जब तक नहीं आपस में मैच करेंगी तब तक ये हेलीकॉप्टर की ग्रोथ नहीं हो सकता है इंडिया में. एक और एस्पेक्ट है जो कि अभी जैसे कि मेक इन इंडिया, इंडिजिनस सब कुछ. ALH हमारा हेलीकॉप्टर है, सिविल में अभी ALH उड़ रहा है, थोड़े से बचे हैं अभी उड़ने वाले. एक तो झारखंड गवर्नमेंट के पास में है, BSF के पास में कुछ हैं, कांग्रेस के उसमें, और ONGC के पास में है. तो गिने चुने, हाँ SR के पास आई थिंक सो, गिने चुने हैं. ओके, वो इतना अच्छा हेलीकॉप्टर बनाया HAL ने, और मैं इसलिए कह सकता हूँ कि 3 साल मैंने ALH उड़ाया है सिविल में, मैं ALH पे एंडोर्स्ड हूँ. और उतने अच्छे हेलीकॉप्टर को बनाने के बावजूद भी इसको ये मार्केट में चला नहीं पाए. और हमने कोस्ट गार्ड के एक्सीडेंट देखो, नेवी के उसमें देख लीजिए आप, आर्मी के तो खैर हैं ही. तो ये जो एक्सीडेंट ALH से रिलेटेड जो एक्सीडेंट हैं, उनमें से अगर आप पायलट एरर को हटा दीजिए, पायलट एरर भी हैं, कोई डाउट नहीं है, उनको हम हटा देते हैं, तो कई सारे एक्सीडेंट इसमें से ऐसे हैं जो कि क्रिटिकल फेलियर्स हुए हैं. सर देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है सर, देखिए ऐसा है ना कि any flying machine, you see the whole history in the world, it takes a lot of time for a country to become capable of making flying machines, because the reason being helicopters खास तौर पे, because helicopter there are a lot of rotating parts. Correct. And rotating parts which are there, अब see the engine, the turbine blades, or after the combustion hot end section, why we are not able to make Kaveri engine till now? मेटलर्जी नहीं है हमारे पास. सर सिंपल बात, at 1500 degree centigrade you require a metal or a material which maintains its performance and profile and operates also for a long period of time. Now to get that metallurgy, that type of R&D has not been there in India, or even in rotating part where you are thinking that a metallic rod will take so much of torque and so much of weight, and that is rotating twisting torque. You require titanium and carbon based these metals. So, and that type of dedicated machinery, machining of that part, those parts with required tolerances, precision tolerances. Yeah, tolerances.
Now, unfortunately, we have never done this in our life, in the life of India No, in last 50 years. I feel really bad when I see the machine not doing well, because flying ALH was I a know, I know. pleasure. It is Okay. one of the Now, very nice machines very which nice have been. machine, and The design is very good. everything is perfect in that. What is going wrong is I feel that the it is components, HL's quality assurance. component failure, sir. A component, which components are failing? Those which Ah, are being localized or made, or we don't have the technology, then yeah, you have the quality assurance. yes. Like exhaust plates failing, your rods, control Control rods rod failing, yes. failing, bending, Ah. your couplings. Let's not go into detail. The thing is that There are a lot of things. there are a lot of issues Yeah, with which yeah. is with the quality But assurance. sir, I find the root cause is this. We are good at designing. We are good Yeah. at system integration. No, We are good, we have to but change we the lack in culture. the Culture. yes, The HL culture and everything has to the change. quality assurance. And I Yes. think I fully agree with the present air chief. Whatever he said about HL, will not Exactly. repeat it. But the thing is, we have an organization with so much of facility. We just have to improve the quality. So that is what is happening. That has to be given. Not only in HL, you see at times there are railway accidents. Yes. And a lot of things come up in that. कि there has been material failure or there has been some glitch. You, आपको एक example देता हूँ. You see all these are government website. How poorly they function. Half the time they are down. You try Hack. IRCTC वो फंस जाता है आपका pension वाला. You go to DGCA site, it is got glitches. We Indians are making fantastic software for For rest of the world. rest of the world because they believe in quality assurance. और हमारे यहाँ चलता है. Today you outsource anyone to make any software in India, दिल से हम बना के दे देंगे. उसको बोलो एक साल तक तो सपोर्ट दो, कहेगा नहीं हम हर महीने इतने पैसे लेंगे और तुमसे. Why? You are not capable of, you are not sure that their software is so good that will not require any support. Correct. It is not. It is not. बट हम अपना ऐप और यूट्यूब वीडियो बना देते हैं. प्रॉब्लम वही है, हमारा जुगाड़ वाला जो कल्चर है ना, दैट मेक्स ऑल द प्रॉब्लम कि चल जाएगा कहानी चल जाता है. So let's now summarize. Please, What would like to say about the नहीं, sir, it was helicopter accident and नहीं, basically mitigation action has to be Sir, taken देखो, by all. helicopter or aviation, they are one of the, if you see the statistics and go by the mathematics of it, it is the safest mode of transportation. That's true. Okay, there are no doubt about it. But yeah, since it is an aviation thing, they draw a lot of attention by media and everyone, Correct. and they get blown out of proportion because they are expensive machines and people having money are traveling in them most of the time. And in fact, mistakes are unforgivable. That is what. in वही case जो of- कहता हूँ कि गाड़ी की तरह नहीं है कि आप बोनट खोले खड़े हुए हैं, वहाँ पे ऊपर कुछ गड़बड़ होगा तो जहाज क्रैश ही करता है. तो now these things behind it, but all said and done, Indian helicopter industry is doing fantastic work. Correct. If you see the statistics also, because we count how many number of accidents have taken place. No, it is not counted that way. How many hours flown to the percentage of how many accidents have taken place. Yes. This is what the world standard goes about. And not only that, the kind of terrain that we are flying in Yes, yes. is varied. Now, nowhere in this world there are Himalayan type mountains. Correct. So even beyond all these pressures, we are able to perform. भाई थोड़े बहुत तो होंगे, वो गिरते हैं सवारी मैदान जंग में होते फिर क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले. Well said. So things are there. These shortcomings will be there. But overall, I must say that everyone, our regulator, our operators, our pilots, and commercial guys are doing a very good job. Foreigners will come and get shocked, get a shock of their life that how these guys are able to pull this off. So that is it. That is my take on all these things. Thank you so much for very enlightening discussion. I hope so. And Makes sense. I am sure that viewers and operators and everybody who is watching this will not get scared of flying helicopters. No, it is not scary at all. Thank you once So, again. thank you very much, sir. It was a pleasure speaking to you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.